हाँ, नमस्कार सबको। आपको मेरी आवाज आ रही है सबको? अभी मैंने अनम्यूट किया है आप सब लोगों को। हाँ जी, आ रही है। हाँ सर, नमस्कार। नमस्ते जी। ओके। नमस्कार सर। अभी मैं नमस्कार सर। अभी नमस्कार। मैं शुरू कर रहा हूँ। अभी काफी नमस्कार लोग हैं। सर। नमस्ते नमस्ते सब लोगों को। देखिए, अभी मैं सब लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने को म्यूट कर लें। अदरवाइज तो मुझे म्यूट करना पड़ेगा। अदरवाइज नए नए लोग रूम में आते हैं, तो घर घर से अटेंड करते हैं, कुछ ना कुछ पीछे से आवाजें आती रहती हैं। ओके। तो व्हाट आई विल डू, आई एम गोइंग टू स्टार्ट द सेशन एंड आई विल पुट एवरीबॉडी ऑन म्यूट। ओके। अगर किसी को कोई बीच में कोई इशू आता है तो वो अपना हैंड रेज करके मुझको बता दें। ओके। और बीच में अगर मुझे फीडबैक लेना होगा तो मैं आप लोगों को अनम्यूट कर दूंगा। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो लिख लीजिए। सेशन के एंड में मैं सबका कुछ क्वेश्चन आंसर लूंगा जरूर से। ओके। और आज का जो हमारा सेशन है, ये मैरिज और रिलेशनशिप के ऊपर है। थोड़ा सा शुरू में केपी का भी इंट्रोडक्शन दूंगा, क्योंकि मैरिज और रिलेशनशिप को देखने के बहुत तरीके हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में भी देखते ही हैं, पर केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम इसको कैसे बहुत क्विकली, मतलब बहुत तेजी से इसको कैसे देख सकते हैं और बहुत एक्यूरेटली कैसे देख सकते हैं। मैरिज और रिलेशनशिप एक आजकल ऐसा सब्जेक्ट हो गया है जिसके बहुत ज्यादा, जो आपके पास जो भी क्वेरीज आएंगे, जो भी क्वेश्चन पूछने वाले होंगे, उसमें काफी सारी मात्रा ऐसे लोगों की होती है जो रिलेशनशिप के क्वेश्चन पूछते हैं। दो तरह के क्वेश्चन आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस से पता होगा, या तो फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, आर्थिक स्थिति के बारे में, अपने कैरियर के बारे में, और या फिर आजकल मैरिज और रिलेशनशिप की भी जो क्वेश्चंस हैं वो काफी सारे पूछे जाते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि नाउ वी लिव इन अ इंटीग्रेटेड सोसाइटी। ओके। नाउ इंडिया इज इंटीग्रेटेड विद ऑल अराउंड द ग्लोब। ओके। तो यहाँ के लोग बाहर जाते हैं, बाहर के लोग यहाँ जाते हैं, तो यहाँ आते हैं इंडिया में। और सभी लोग कार्य करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि आजकल सिर्फ पुरुष कार्य करते हैं। तो एवरीबडी इज एजुकेटेड, मेल और फीमेल। नाउ दे हैव अ एक्सपोजर ऑफ डिफरेंट कल्चर। ओके। डिफरेंट कंट्रीज। तो बाहर की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो बाहर के लिए हो सकता है कि वो एक नॉर्मल वे ऑफ लाइफ हो, हमारे यहाँ पे वो चीजें, वो टैबूज थी, या फिर इतनी ओपन नहीं थी सोसाइटी में। अब उसकी धीरे धीरे एक्सेप्टेंस होती जा रही है। ओके। एंड जो नए नए जो लोग आ रहे हैं, नई जनरेशन एक्स बोलो, जनरेशन वाई बोलो, उनका व्यू पॉइंट ऑल टुगेदर इज डिफरेंट। ओके। तो आज ये टॉपिक हमने लिया है। तो 1 घंटे के सेशन में आपको पता है बहुत ज्यादा तो हम नहीं कवर कर पाएंगे, बट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम केपी के माध्यम से किस तरह की प्रॉब्लम रिलेशनशिप की और मैरिज की हैंडल कर सकते हैं। तो डिटेल में अगर हमें समझना है तो उसके लिए तो हमारा कोर्स जो शुरू होगा वो लोग आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसके अंदर हम इसको बहुत डिटेल में लेंगे। ओके। तो मैं इसको अब शुरू कर रहा हूँ, कोर्स को, वेबिनार को। उससे शुरू करने से पहले एक और लास्ट टाइम मैं पूछ रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है ना क्लियर एकदम? यस, आ रही है। ओके। चलिए मैं अब आपको, चलिए अगर आप ऐसी साइलेंट रहोगे, अगर डिस्टरबेंसेस नहीं आएगी तो मुझे म्यूट करने की जरूरत नहीं है। अगर अगर मुझको बीच में ऐसा लगेगा कि डिस्टरबेंस ज्यादा आ रही है, देन ओनली आई विल म्यूट एवरीबॉडी। ओके, सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट।
Okay, let us start with the blessing of Lord Ganesha. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में कोई भी कार्य हम लोग प्रारंभ करते हैं, चाहे वो केपी हो, चाहे वो वैदिक हो, रमल हो, न्यूमरोलॉजी हो, टैरो कार्ड हो, कुछ भी हो, मैं हर बैच में लोगों को बताता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को, कि भगवान गणेश जी का आशीर्वाद लेना आवश्यक है। वो किस लिए? एक तो सनातन धर्म में भगवान गणेश का आशीर्वाद इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हमारा कोई भी कार्य बिना किसी विघ्न और बाधा के हमारा सफलता तक पहुंचे। और दूसरा, जो ऑकल्ट साइंस के जो प्लैनेट है, इट इज गवर्न बाय द प्लैनेट केतु। केतु की जो डीटी है वो भगवान श्री गणेश है। ओके। और दूसरा, अथर्ववेद, जहाँ से हमारे सारे यंत्र, सारे मंत्र, रेमेडीज वगैरह आती हैं, उसके भी सारे, उसके भी जो डीटी है भगवान श्री गणेश हैं। ओके, तो भगवान गणेश जी का आशीर्वाद हम पे बना रहना चाहिए। मैरिज एंड रिलेशनशिप की ये वर्कशॉप है आज। मैं डायरेक्टर हूँ यहाँ फ्यूचर टेक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु साइंस का। तो अलग अलग मेरे कोर्सेज होते रहते हैं, वास्तु के, एस्ट्रो वास्तु के, एपी एस्ट्रोलॉजी जो कि कोर्स अभी शुरू होने वाला है। ओके। वास्तु एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेंसी के साथ साथ हमारा प्रोडक्ट भी है एक वास्तु टेक के सॉफ्टवेयर के नाम से, जिसमें हम कोई भी वास्तु एंड टू एंड कर सकते हैं। किसी बिल्डिंग को 8, 16, 32 में डिवाइड करना, है ना, मेन गेट की लोकेशन पता कराना, बार चार्ट क्रिएट करना, आयादी लगाना। ओके। और 64 ग्रेड के अंदर डिवाइड करना। ओके। एकाशीति पद बनाना, इस तरह की चीजें जो है हम सब कुछ कर सकते हैं इसमें, रिपोर्ट जनरेट कर। ठीक है, तो अभी इसके बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि आज हमारा पर्पज अलग है। तो मेरे स्टूडेंट है, टाइम टू टाइम अलग अलग ऑनलाइन कोर्स में ज्वाइन करते रहते हैं। ये हमारा कोर्स है जो अभी शुरू होने वाला है, केपी एस्ट्रोलॉजी का। ओके। ये पूरा एडवांस केपी कोर्स है। इट इट विल कवर बेसिक, इट विल कवर एडवांस, it will cover predestined incident, it will cover जन्म लगन शुद्धि। ओके। it will cover हुरारी also। ओके। तो बहुत एडवांस कोर्स है, करीब 23 से 24 सेशन इसके होते हैं। ओके। और देखिए डेट अभी इसकी थोड़ी सी फ्लूइड है। 3 अक्टूबर या 17 अक्टूबर से होना चाहिए। वैसे 3 अक्टूबर मेरा टारगेट है। टुमारो आई विल फाइनलाइज इट। मोस्ट प्रोबेबली इट विल स्टार्ट फ्रॉम 3 अक्टूबर। ओके। और इसका जो फीस है दैट इज ओनली 16,350। इसके अंदर आपको, स्टूडेंट को, केपी स्टार 1 की सॉफ्टवेयर का 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलता है। ओके। जो कि 1,650 रुपये अदरवाइज। ओके। और हर सेशन की वीडियोस मिलती हैं, और पीडीएफ मिलता है। पीडीएफ मतलब स्टडी मटेरियल अलग से मिलेगा। ओके। और सर्टिफिकेट मिलेगा। अक्टूबर नवंबर में हमारे ये कोर्सेज शुरू होंगे। फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का भी एक कोर्स शुरू होने वाला है, 18 अक्टूबर को शुरू होगा। 2 महीने का कोर्स है। 7 दिन का वैदिक एस्ट्रोलॉजी की वर्कशॉप शुरू होगी, जिसका विषय होगा, जो कि बहुत ज्यादा डिमांड में है, लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं शुरू कर रहा हूँ, कि कैरियर काउंसलिंग और एजुकेशन काउंसलिंग जो बच्चों का होता है, कि कौन सा सब्जेक्ट लें बच्चे, उनके लिए कौन सा सब्जेक्ट सूट करेगा। ओके। और उसके बाद कौन सा कैरियर होना चाहिए, बिजनेस करें, जॉब करें, कौन सी लाइन में करें, इंजीनियरिंग इज बेस्ट सूटेड फॉर देम, अकाउंटिंग इज बेस्ट सूटेड फॉर देम। ओके। अगर हम ऐसा कोर्स या ऐसी एजुकेशन लेते हैं जिसका प्रॉमिस हमारे चार्ट के अंदर है, तो उसके अंदर हमें सफलता प्राप्त होती है। और इफ वी सेलेक्ट एनीथिंग जिसका जिसमें हमें स्टार्स की या नक्षत्र की या जोडियक की मदद नहीं मिलती है, वहां पर जहाँ तक को स्ट्रगल करना पड़ता है। okay? और मेगा वास्तु का कोर्स भी शुरू होगा। मेगा वास्तु विल स्टार्ट इन नवंबर। ओके। देखिए, एस्ट्रोलॉजी के 4 पिलर हैं, चाहे केपी हो चाहे वैदिक हो। इसके अंदर नक्षत्र, राशि, भाव और प्लानेट,
इन चारों, ये चारों पिलर है जिसके ऊपर पूरा का पूरा एस्ट्रोलॉजी शास्त्र टिका होता है। इसके बारे में डिटेल तो हम जो बात करेंगे वो कोर्स के अंदर करेंगे। केपी एस्ट्रोलॉजी क्या है, केपी एस्ट्रोलॉजी का हमें क्या एडवांटेज है? देखिए, अभी तक जो हमारा जो पुरानी साइंस चली आ रही थी वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। जो बरगद का पेड़ है वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। सारी एस्ट्रोलॉजी धीरे धीरे हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी से ही निकल कर आई है। धीरे धीरे जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, नॉर्थ में गई, ईस्ट में गई, वेस्ट। अभी मैं सब लोगों को म्यूट कर रहा हूँ क्योंकि डिस्टरबेंस बीच में आती रहेगी तो बात बात टोकना अच्छा नहीं लगेगा। आई पुट एवरीबॉडी और म्यूट ना हो। किसी का कोई अगर कोई इशू हो तो मुझे हैंड रेज कर सकता है। तो कहीं पे जाके ये रमल कहलाई, ओके, कहीं पे जैमिनी एस्ट्रोलॉजी बन गई, तो अलग अलग इसके फ्लेवर आते चले गए। मोस्ट मॉडर्न जो इसके अंदर एडिशन है वो कृष्ण मूर्ति पद्धति है, जो कि श्री कृष्ण मूर्ति जी ने इंट्रोड्यूस की थी। कृष्ण मूर्ति जी वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी और नाड़ी एस्ट्रोलॉजी तीनों के प्रकांड पंडित थे। ओके, देन ही फाउंड कि हर हर एस्ट्रोलॉजी अपने अपने आप में कंप्लीट है, पर हर एस्ट्रोलॉजी के कुछ प्लसेस हैं, कुछ माइनस है। ओके, जैसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है, उसको सीखने में बरसों लगते हैं। उसको मास्टरी करने के लिए 8 साल 10 साल लगना बड़ी साधारण सी बात है। और उसमें बहुत कुछ स्टडी करना पड़ता है, बहुत कुछ टूल्स हैं उसके अंदर। ओके, षोडश वर्गा पढ़ना पड़ता, मतलब बहुत कुछ टूल्स है, उन सबको पढ़ने के बाद और बहुत सारे उसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन भी पैदा हो गए हैं, क्योंकि वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जैसे जैसे वो इवॉल्व होता रहा, अलग अलग स्टेजेस के कुछ ऑब्जर्वेशन आए, जो कि कुछ ऑब्जर्वेशन दूसरे ऑब्जर्वेशन से कॉन्ट्रडिक्टरी थे। तो कई सारी चीजें उसमें पढ़नी पड़ती हैं, और बहुत सब कुछ ऐसा भी होता है कि जो प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में उतना ज्यादा यूज नहीं होता है। ओके, नाड़ी के भी अपने प्लस माइनस थे, और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर जैसे आस्पेक्ट वगैरह था वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। तो उन्होंने इन तीनों को मिलाकर एक एस्ट्रोलॉजी का सिस्टम बनाया। तो जैसे नाड़ी में नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो देन इट बिकम्स इजी टू मेक प्रेडिक्शन, क्योंकि नंबर सिस्टम होता है तो हम किसी भी प्रश्न का उत्तर हाँ ना में देने में आसानी हो जाती है। ओके, और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के एस्पेक्ट और वैदिक के कॉन्सेप्ट लेके सिस्टम बना केपी एस्ट्रोलॉजी। तो ये बहुत शानदार सिस्टम है। शानदार किस लिए? क्योंकि इट इज अ फाइनेस्ट ब्लेंड। ये वैदिक नाड़ी और वेस्टर्न का बेस्ट प्रैक्टिसेस को मर्ज करके एक सिस्टम बनाया गया है। ओके, तो हम किसी बड़ी से बड़ी इवेंट या छोटी सी छोटी इवेंट, वो घटना जहाँ तक के जीवन में घटित होगी या नहीं होगी, होगी तो कब घटित होगी, और इतने प्रिसीजन पे जा सकते हैं कि किस साल होगी, किस महीने होगी और किस दिन होगी, और यहाँ तक कि किस क्षण होगी। यहाँ तक के प्रिसीजन पे भी हम जा सकते हैं अगर हम गोचर की भी सहायता लेंगे। ओके, तो बिल्कुल पिन पॉइंट कर सकते हैं, और बहुत फास्ट कर सकते हैं, और बहुत एक्यूरेट कर सकते हैं। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ केपी एस्ट्रोलॉजी। केपी एस्ट्रोलॉजी का जो एक मेन मूल सिद्धांत है वो हमको समझना है। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको केपी आता है? ऐसे भी लोग हैं जिनको केपी बिल्कुल भी नहीं आता? जी सर। ओके, देखिए, केपी जो हम कोर्स शुरू करेंगे उसके अंदर तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से ही शुरू करेंगे, पर केपी को सीखना बाकी साइंस के वनस्पत में सीखना आसान है, और जल्दी हम इसको सीख सकते हैं। ओके, तो थोड़ा सा तो मैं आपको बताऊंगा ब्रीफ में, वेरी ब्रीफली, ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा टाइम की कमी के कारण, क्योंकि आज का हमारा मेन फोकस है मैरिज। ओके, फिर भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि किस तरीके से हम केपी के अंदर हाउ वी स्टार्ट। ओके, देखिए, केपी का एक मुख्य सिद्धांत है कि कोई भी प्लानेट अपनी दशा भुक्ति और अंतरा, मतलब जब भी उसकी उसका कोई उसका उसका पीरियड आता है जिसको हम कहते हैं,
इसको वैदिक में तो कहते हैं महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। पर कृष्णमूर्ति पद्धति में वो टर्मिनोलॉजी है DBA, विच इज दशा, भुक्ति और अंतरा। कोई भी प्लानेट रिजल्ट देता है जब उसकी दशा, भुक्ति या अंतरा में वो आता है। वैसे तो 9 प्लानेट होते हैं, पर मनुष्य अपनी लाइफ के अंदर हमेशा 9 प्लानेट के इन्फ्लुएंस में नहीं रहता है। हर मनुष्य अपने प्रारब्ध के अनुसार उसके जो पैदा होता है तो उसको इस प्रारब्ध में कुछ अच्छा मिलेगा, जो उसने अपने पास्ट लाइफ अच्छे कर्मास किए हैं। जो पास्ट लाइफ उसने बुरे कर्मास किए, जिसका उसको दंड मिलना है, जिसके लिए उसको पनिश होना है, तो सब कुछ उसकी लाइफ में होगा। और पनिश करने वाले प्लानेट भी और रिवार्ड देने वाले प्लानेट भी उसकी लाइफ में आएंगे। बट वो लाइफ के एक पार्ट में, वो एक सीक्वेंस में आएंगे। एक प्लानेट जो उसको रिवार्ड देना है, मे बी इट विल कम इन वन पार्ट ऑफ हिज लाइफ, और जो पनिश करना है वो किसी किसी उसी उसकी लाइफ में किसी और पार्ट में आएगा। ओके, तो उसकी सीक्वेंस फिक्स हो जाती है जब व्यक्ति पैदा होता है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है वहां से उसकी दशा शुरू होती है। ओके, उस नक्षत्र के लॉर्ड के बाद जो अगला अगला जो भी प्लानेट होगा, विषुवंतरी दशा के अंदर क्रम फिक्स होता है। ओके, जैसे केतु है, केतु के बाद शुक्र आएगा, शुक्र के बाद सूर्य आएगा, सूर्य के बाद ना, इस तरह से हमारी लगातार दशाएं एक ही क्रम में चलती रहती है। और 120 साल के पीरियड के अंदर हर प्लानेट की जो टाइम पीरियड है वो फिक्स है। जैसे शुक्र 20 साल के लिए रूल करेगा। ओके, और शनि 19 साल के लिए रूल करेगा, राहु 18 साल के लिए रूल करेगा, चंद्रमा 10 साल के लिए रूल करेगा। तो इस तरीके से ये चीजें चलती हैं। ये थोड़ी डिटेल की चीज है, ज्यादा हम इसको अभी नहीं ले पाएंगे। ओके, तो जो प्लानेट की जब दशा आती है, वो प्लानेट अपनी दशा, भुक्ति, अंतरा के अंदर जो रिजल्ट देगा वो अपने नक्षत्र लॉर्ड के रिजल्ट देता है। जैसे कि कोई प्लानेट मरकरी है, और मरकरी मृगशिरा, चित्रा या धनिष्ठा में बैठा हुआ है। मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा का लॉर्ड कौन है? मंगल। तो उसकी कुंडली में मंगल जिस भाव का स्वामी होगा या जिस भाव में बैठा होगा, मरकरी अपने काल में मुख्य रूप से वहां का रिजल्ट देगा। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? नाउ, वो रिजल्ट अच्छे होंगे या बुरे, वो उस प्लानेट का सब लॉर्ड बताता है। जैसे कि मरकरी का मैंने एग्जांपल लिया कि मरकरी मृगशिरा में बैठा हुआ है, और मान लो मृगशिरा का स्वामी मंगल 7वें घर में, तो बुध की दशा चलेगी तो 7वां घर मतलब उसका मैरिटल लाइफ वाला हाउस एक्टिवेट होगा। पर उस पीरियड में उसको शादी के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे या खराब, उसकी मैरिटल लाइफ हार्मोनियस रहेगी या उसके अंदर लड़ाई झगड़े रहेंगे या डाइवोर्स की नौबत आएगी, या दोनों के बीच में डिफरेंसेस पैदा होंगे। ये हमको सब लॉर्ड के द्वारा पता लगता है कि उसकी शादी किस तरीके की चलेगी। ओके, तो नक्षत्र लॉर्ड बताएगा कि रिजल्ट कहाँ के मिलेंगे, और सब लॉर्ड बताएगा कि रिजल्ट जो मिलने वाले हैं वो अच्छे होंगे या बुरे। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? ये सबको क्लियर हो गया? देखिए, ये वैदिक और केपी का डिफरेंस रहता है, थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे वैदिक में करने पर है कि वैदिक से रिजल्ट सटीक आते हैं, पर बहुत मेहनत चाहिए, 10-10 साल 15 साल पढ़ो। ओके, डिविजनल चार्ट पे मास्टरी करनी चाहिए। 16 डिविजनल चार्ट होते हैं। जैसे कि संतान के बारे में बताना है तो सप्तमांश चार्ट देखना चाहिए। माता पिता के बारे में बताना है, द्वितांश देखो। पति पत्नी के मैरिटल लाइफ के बारे में बता रहा है तो नवमान चार्ट डिटेल में देखो। ओके, प्रॉपर्टी के बारे में देखो D4, एजुकेशन के बारे में देखो D24। पर जनरली लोगों को इतनी स्टडी नहीं कर पाते। बहुत से लोग, जो लोग कर पाते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, पर अक्सर लोग करते भी हैं या शॉर्टकट मारते हैं। मैंने किसी को देखा नहीं है कि किसी से एजुकेशन के बारे में पूछे और वो D24 देखा हो।
आप लोगों ने देखा है किसी को T24 किसी को देखते हुए? बताइए मुझे, कोई नहीं देखता, बहुत कम लोग देखते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई नहीं देखता, पर बहुत कम लोग देखते हैं, और उस कारण से उनके रिजल्ट एक्यूरेट नहीं आते। केपी के अंदर इतनी सारी चीजें नहीं देखनी पड़ती, क्योंकि इसमें पहले ही नक्षत्र को 9 भागों में बांट दिया गया है, और उस भाग को हम कहते हैं सब। तो एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का है, उसको आपने 9 भागों में बांट दिया। ओके। और एक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र होते हैं, तो 9 दूनी 18, करीब 21-22 डिवीजन एक राशि के वैसे ही हो गए। तो एक प्लानेट को आप एक राशि के, आप लगा लो 21वें या 22वें डिवीजन में जाके चेक कर रहे हो, तो आप बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल पे पहले ही प्लानेट की पोजीशन को लेके चेक कर रहे हो। तो इसके अंदर हमें एक हमको ये षोडश वर्गा में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक तरीके से जो हमारे डिवीजन चार्ट है वो ओवरलैप हो गए कस्पल चार्ट में। क्लियर टू एवरीबॉडी? और ये पूरा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। सबसे बड़ी अच्छी बात केपी की क्या है, ये मैथोडोलॉजिकल है, प्रोसेस ओरिएंटेड है। चाहे प्रश्न कुछ भी हो, कोई पूछे कि मैं 32 साल का हो गया, मेरी शादी नहीं हुई, शादी होगी या नहीं, मेरे संतान होगी या नहीं, विदेश जा पाऊंगा या नहीं, मैं कंपनी में जनरल मैनेजर बन पाऊंगा या नहीं, ओके, मुकदमा चल रहा है, क्या जीतूंगा या मेरी हार होगी, कुछ भी प्रश्न हो, ओके, कोई भी प्रश्न हो, उसको आंसर देने का तरीका एक ही है। उस पर रटना नहीं है कि ये प्लानेट यहाँ बैठेगा वहां बैठेगा। ओके। तो प्रोसेस इज सेम। फर्स्ट वी विल सी कि प्रॉमिस है या नहीं, उसके बाद हम देखेंगे उन हाउस से संबंधित सिग्निफिकेटर कौन है, रूलिंग प्लानेट के हिसाब से बेस्ट सिग्निफिकेटर लेंगे, फिर उनकी दशा भुक्ति अंतरा देखेंगे और फिर ट्रांजिट लगाएंगे। तो प्रोसेस विल रिमेन द सेम, क्वेश्चन विल चेंज, हाउस रिलेटेड टू क्वेश्चन विल चेंज, बट द प्रोसेस विल रिमेन सेम। तो हम केपी को बहुत जल्दी सीख के मास्टर कर सकते हैं और एक्यूरेट प्रेडिक्शन दे सकते हैं। और बहुत कुछ होता है इसमें, इतना डिटेल में मैं नहीं ले पाऊंगा अभी, क्योंकि डेमो में हम बहुत लंबा तो नहीं ले सकते हैं चीजों को। ये केपी सॉफ्टवेयर है, ये हम जो फ्री मिलेगी आपको एक, ये भी मैं आपको एक बार दिखा दूंगा, जो आपको केपी स्टार 1 का लाइसेंस मिलेगा फ्री में। ओके। चलिए। ओके, ये सब हम लोग समझेंगे, ये सब हम कोर्स में समझेंगे। अभी मैं अभी मैं स्किप कर रहा हूँ टाइम की कमी की वजह से, क्योंकि मैं आज शादी वाला लेना है मुझको। देखिए, सब लॉट थ्योरी तो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको। अ, देखिए, मैं एक छोटा सा बता देता हूँ, कोई भी कुंडली हो, हर कुंडली के अंदर उसके जीवन में जो कुछ घटित होगा, किसी भी आदमी की कुंडली हो, उसके जो 12 भाव होते हैं, हर भाव किसी ना किसी जिंदगी में होने वाली घटनाओं को इंडिकेट करता है। ओके। जैसे पहला अगर हेल्थ का बारे में बताएगा, दूसरा अगर उसके धन की स्थिति बताएगा, तीसरा अगर कम्युनिकेशन, छोटे भाई बहन, चौथा प्रॉपर्टी, प्राइमरी एजुकेशन, पांचवा प्रोजनी, और आज के लिए ये इम्पोर्टेंट हो जाएगा पांचवा, अगर इसको भी हम देखेंगे, छठा अगर बीमारी कर्जे के लिए, रोग रिपु ऋण। छठा अगर है रोग रिपु और ऋण, मतलब रोग, रिपु मतलब शत्रु, मुकदमेबाजी झगड़ेबाजी, और ऋण मतलब कर्जा। सातवां मैरिज और बिजनेस। आठवां क्रोनिक डिजीज, गुप्त कार्य, अचानक लाभ हानि, दुर्घटना दुर्भाग्य। नवा फादर और लंबी दूरी। ओके। धार्मिक कार्य। 10वां प्रोफेशन। 11वां लाभ और 12वां हानि। ओके। चलिए, मैं वो थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। ओके। चलिए, एक चीज मैं बता देता हूँ मैरिज लेने से पहले, इसको हम लोग समझ लेते हैं।
देखिए, ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में क्या होता था कि सातवां घर मैरिज के बारे में बताता है। ओके, क्योंकि सातवां घर मैरिज के बारे में बताता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि कोई भी प्रश्न का उत्तर शादी से संबंधित देना है तो हम कौन से घर से देखते हैं, बताइए मुझको सब लोग। 7th हाउस सेवन से। हाउस। सेवेंथ हाउस से, वेरी गुड। परंतु केपी में एक डिफरेंस आ गया। केपी के अंदर हम कहते हैं कि सातवां घर तो मैरिज का है, बहुत अच्छी बात है, ये इसका प्राइमरी हाउस है। परंतु दूसरा घर वंश वृद्धि का है, फैमिली का है, कुटुंब का है और फैमिली ग्रोथ का है। और 11वां घर इच्छा की पूर्ति का है। तो इसका मतलब दूसरा घर जो वंश वृद्धि का है, ये भी शादी को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। तो इसके लिए ये सपोर्टिंग हाउस है, सकारात्मक है शादी के लिए। 11वां घर शादी की इच्छा को पूरी कर रहा है। तो इसका मतलब दूसरा घर और 11वां घर शादी को सपोर्ट करेंगे। उसके बाद हमने अभी एक चीज देखी कि 11वां घर लाभ है और 12वां घर हानि है। इस चीज को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो कुंडली का एक सामान्य नियम है वैदिक का कि किसी भी घर से 12वां घर उस भाव का हानि होता है, उस भाव को नष्ट करता है। जैसे कि 7वां घर शादी का है, तो शादी से 12वां घर शादी के को नष्ट करेगा। तो 7वां घर को अगर मैं पहला घर मानूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, छठा घर 7वें से 12वां है, तो शादी को नष्ट करेगा। तो छठा घर शादी के लिए डेट्रीमेंटल है या नकारात्मक है। दूसरा घर वंश वृद्धि का है, तो दूसरे घर से 12वां घर जो कि 11वां घर बन जाएगा। किसी भी घर से पिछला घर उसका 12वां घर होता है, तो बार बार गिनने की जरूरत ही नहीं है। तो वंश वृद्धि से 12वां घर पहला घर है। पहला घर कुटुंब के लिए, वंश वृद्धि के लिए नकारात्मक है, डिट्रीमेंटल है। इच्छा की पूर्ति 11वां घर है। 11वें घर से 12वां घर हो गया 10वां, तो इच्छा की पूर्ति को में नकारात्मकता पैदा कर रहा है। तो 10वां घर 11वें के लिए हो गया आपका डिनायल। तो मेरे फिर क्या करें, दो ग्रुप बन गए। मैं कहूंगा कि शादी का प्राइमरी घर तो है 7वां, पर दूसरा और 11वां इसके सपोर्टिंग हाउस है। तो कुल मिला के 2 7 11 जो ग्रुप ऑफ हाउसेज हैं, ये शादी के सपोर्टिंग हाउस है। दूसरी बात मैं बोलूंगा कि हाउस नंबर 1 6 और 10, ये शादी के लिए नकारात्मक हाउसेज है। ये शादी में नकारात्मक पैदा करेंगे, शादी में खुशियों में कमी पैदा करेंगे, शादी में साथ रहने में कमी करेंगे। 7वां अगर शादी है तो छठा अगर शादी को तोड़ाने में तोड़ाने के लिए मतलब शादी को तोड़ाएगा। ओके, उसी और 12वां अगर तो कुंडली की हानि है। ओके, तो कुल मिला के दो दो ग्रुप बन गए। 2 7 11 शादी के लिए पॉजिटिव और 1 6 10 शादी के लिए नकारात्मक। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? ओके। यस सर। यस सर। अब केपी के अंदर हम देखते कैसे हैं? देखिए, केपी का बड़ा साधारण सा नियम है। जिन लोगों को जो नियम हम साल भर में सीखते हैं, अभी आप 2 मिनट में सीख जाओगे। केपी का एक साधारण और बहुत इंपॉर्टेंट नियम है कि कोई भी घटना देखनी हो, उस घटना को देखने के लिए उस घटना से संबंधित प्राइमरी हाउस को देखिए और उस प्राइमरी हाउस के सब लॉर्ड को चेक करिए। और प्राइमरी हाउस का सब लॉर्ड मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ओके, वो अभी मैं आपको दिखा दूंगा। और डिटेल में तो हम जब कोर्स करेंगे या कभी आप मेरे साथ कनेक्ट होगे तो हम सीखेंगे। पर आज हम इतना तो सीखे देख ही लेंगे कि हाउस का सब लॉर्ड हम कैसे चेक करते हैं। तो किसी भी भाव का जो सब लॉर्ड है वो बताता है कि उसके साथ वो घटना घटित होगी या नहीं, वो इवेंट होगा या नहीं। तो ये व्यक्ति अगर आके कहता है, तो सामान्य नियम पहले समझ लेते हैं। तो घटना से संबंधित प्राइमरी हाउस का सब लॉर्ड अगर उस घटना से संबंधित
सकारात्मक हाउसेस को सिग्निफाई कर रहा है तो घटना घटित होगी। अगर घटना से संबंधित प्राइमरी हाउस का सबलॉर्ड घटना से संबंधित नकारात्मक हाउस को सिग्निफाई कर रहा है तो घटना घटित नहीं होगी। और घटना से संबंधित प्राइमरी हाउस का सबलॉर्ड अगर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हाउसेस में से कुछ ग्रुप्स को सिग्निफाई कर रहा है तो घटना तो घटित होगी, पर घटना का सुख नहीं प्राप्त होगा। घटना के होने में अड़चन आएगी, ऑब्स्टेकल आएगी, डिले आएगी, या जीवन के एक पार्ट में उस घटना से उसको प्रॉब्लम आएगी। इसको आज हम अगर अब शादी के कॉन्टेक्स्ट में समझें तो क्या बोलेंगे? अगर सेवेंथ का सबलॉर्ड शादी से संबंधित पॉजिटिव हाउस, कौन से हुए शादी से संबंधित पॉजिटिव हाउस? कौन से हुए? 2, 2, 7, 7, 11 11। 2, 7, 11 को 2, 7, 11 2, 7, 11 को इंडिकेट कर रहा है तो शादी होगी। और अगर 2, 7, 11 में से किसी को नहीं कर रहा, सिर्फ नकारात्मकता को कर रहा है जो कि 1, 6, 10 है, तो मैं कहूंगा शादी नहीं होगी। और अगर वो 2, 7, 11 में से किसी एक नंबर को या किसी भी 2, 7, 11 के किसी भी कॉम्बिनेशन को सिग्निफाई कर रहा है, साथ ही साथ वो 1, 6, 10 के किसी एक नंबर को या उसके किसी भी कॉम्बिनेशन को सिग्निफाई कर रहा है, मतलब इट इज टेकिंग नंबर फ्रॉम बोथ द ग्रुप, देन शादी विल हैपन। पर उसको शादी में डिले आएगी, शादी में उसके मनमुटाव होगा, और फिर डिपेंड करता है कि कितना नकारात्मकता आ रही है, उसका सेपरेशन, डाइवोर्स वगैरह उसका होगा। ओके। और वो घटना कब घटित होगी? दूसरा प्रश्न ये आता है, वो थोड़ा लंबा विषय हो जाता है कि घटना कब घटित होगी, कैसे निकालेंगे, तो वो तो आज हम इतना डिटेल में नहीं जा पाएंगे, पर अभी ब्रॉडली बता देता हूँ। घटना जब घटित होगी जब घटना से संबंधित हाउसेस के सिग्निफिकेटर्स के को ज्वाइनिंग पीरियड की दशा भुक्ति अंतरा चलेगी। शादी के कॉन्टेक्स्ट में बोलूं, जब उसके जीवन में ऐसे प्लानेट की दशा भुक्ति अंतरा चलेगी जो कि हाउस नंबर 2, 7 और 11 के साथ संबंध बना रखे हो या एसोसिएटेड हो। ओके। तो ये सिग्निफिकेशंस कैसे निकालते हैं, इट अगेन इज अ लॉन्ग टॉपिक, पर अभी हमें क्विकली देखने के लिए हम कह सकते हैं कि इनके सिग्निफिकेटर्स की दशा भुक्ति अंतरा में ये शादी होगी। तो इतना अगर क्लियर है तो हम लोग तैयार हैं शादी, मैरिज और रिलेशनशिप को चलने के लिए। टेल मी एवरीबॉडी। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। यस सर। यस सर। ये सब हम पढ़ के समझ गए, चलिए अच्छी बात है। चलिए सीधी अब शादी की बात करते हैं। अभी जब हमने शादी की बात करी तो अभी हमने तो बड़ी सीधी सादी ट्रेडिशनल शादी जो होती है कि मम्मी पापा ने लड़का देख दिया, शादी कर दी, और फिर प्रॉब्लम आई तो पहले तो भाई डाइवोर्स होते नहीं थे। हमारे सनातन धर्म में तो 7 जन्मों का बंधन होता था, तो हमारे यहाँ तो कोई तलाक वलाक का कोई चक्कर होता नहीं था, और ना कोई हिंदी में वर्ड है, या तो डाइवोर्स है या तलाक है। संबंध विच्छेद हमारे यहाँ 1950s में आया था, हमारे पार्लियामेंट से। बंद कर लीजिए राकेश जी, सब लोग अपना माइक बंद कर लीजिए एवरीबॉडी, क्योंकि देखिए सब लोग अपना माइक बंद कर लीजिए, राकेश जी बंद कर लीजिए। चलिए मैं बंद कर रहा हूँ, तो सुनता नहीं है कोई। तो अभी शादी के, क्योंकि शादी अब एक कॉम्प्लिकेटेड विषय हो गया, लिव इन शुरू हो गई है। ओके। और सेम सेक्स लोग रहने लगे हैं, है ना, तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने के कारण ये चीजें पहली थी पर ढकी छुपी थी, और आजकल तो ये वे ऑफ लाइफ हो गया है बड़े शहरों में। तो कौन कौन से हाउसेज हैं? देखिए सेकंड हाउस जो मैंने अभी बात की थी, ये फैमिली ग्रोथ का है, एक्सपेंशन का है,
और दूसरी शादी केपी में, दूसरी शादी में इसका महत्व है। ओके, वैदिक में भी है, पर सेकंड सेकंड मैरिज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है केपी में। चौथा घर शादी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये रिलेशनशिप के लिए या कोई मिस है डोमेस्टिक, ये इनडायरेक्टली शादी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। और लोग इसके बारे में बहुत कम बात करते हैं या जानते हैं। ये डोमेस्टिक हैप्पीनेस का है, मानसिक शांति, जो पारिवारिक शांति जिसको कहते हैं, घरेलू शांति, वो चौथे घर से आती है। ओके, तो चौथा घर अगर अशांत है, मतलब एफ्लिक्शन है चौथा घर, तो अ, आप कह सकते हो पारिवारिक कलह वाला जो है, उसके जीवन के अंदर उसको फेस करना पड़ेगा। फीमेल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको शी- शी- अ, सतीत्व कहते हैं या वर्जिनिटी कहते हैं। इट कम्स फ्रॉम द फोर्थ हाउस। या कोई दुराचार होता है बाल्यावस्था में, या आजकल जैसे परवर्टेड लोग हैं, तो उसमें भी चौथे घर का रोल बहुत ज्यादा आ जाता है। ओके, पांचवा घर है अट्रैक्शन का, लव अफेयर्स का है, और ये अट्रैक्शन का है। तो यहाँ पे भी चौथे रोल रोल नंबर का, चौथे हाउस का रोल दोबारा आ जाता है। मैंने आपको बताया 12वां घर, हर घर का 12वां घर उस भाव का नाश करता है, मतलब लॉस करता है। पांचवा घर अगर अट्रैक्शन है, तो पांचवे घर से 12वां घर चौथा रिजेक्शन है, एब्सेंस ऑफ यू कैन से लव। पांचवा घर इज लव एंड अट्रैक्शन, और चौथा घर इज एब्सेंस ऑफ यू कैन से लव एंड रोमांस और रिजेक्शन। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा रिजेक्शन होते हैं। देर आर सम मेल और फीमेल विच गेट्स फ्रीक्वेंटली रिजेक्टेड बिफोर मैरिज इन देयर अफेयर, और उनके पार्टनर उसको देखते हैं मैरिज से पहले, बहुत रिजेक्शंस होते हैं। कई बार इतने रिजेक्शन होते हैं कि उनका शादी से मन हट जाता है। चौथे घर का वहाँ बहुत रोल आता है। सेवेंथ हाउस, ये हमारा ठीक है, ये तो सब जानते हैं, तो प्राइमरी हाउस है। एट्थ हाउस, एट्थ हाउस जो है हमारा, देखिए सेकंड हाउस किसके लिए? सेकंड हाउस है हमारा फैमिली ग्रोथ के लिए। तो सातवां घर है स्पाउस के लिए, पति या पत्नी के लिए। तो सातवें से दूसरा घर, जो पति या पत्नी है उसके, उसका कुटुंब हो गया, तो आप कह सकते हो ससुराल हो गया। और आठवां घर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का भी है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी हिडन रिलेशन बनते हैं, गुप्त संबंध बनते हैं, इलिसिट रिलेशन बनते हैं, आठवें घर की चीजें सारी गुप्त होती हैं। 12वें घर की भी गुप्त होती हैं, और आठवें घर की जो चीजें हैं वो एकदम से गुप्त, गुप्त के साथ गलत भी हो सकता है, गलत ज्यादा होती हैं। अच्छी, गुप्त में अच्छी भी होती हैं, जैसे पीएचडी भी हो सकती है, रिसर्च भी हो सकती है, और कोई सीआईडी इस तरह का कोई जॉब करता है वो भी हो सकता है। बट अदरवाइज दूसरे जो गलत कार्य कुछ भी हो, चाहे ब्राइबरी हो, रिश्वत देनी हो, या अवैध संबंध हो, उसमें आठवें घर का बहुत रोल है। या जो एक्सपेरिमेंटल रिलेशनशिप जो होती है, परवर्टेड सेक्स जो होता है, दैट इज ऑल डिनोटेड बाई हाउस नंबर 8। और 12वां घर, 12वां घर शयन सुख है। ओके, और ये जो आजकल होता है वन नाइट स्टैंड है, ओके, या रिलेशनशिप विद मल्टीपल पार्टनर्स है, इसमें भी 12th हाउस का रोल आ जाता है। तो ये सारे हाउसेज हैं। अगर हम मैरिज और रिलेशनशिप को लंबा पढ़े तो इनके रोल और भी ज्यादा एक्सपेंड हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने अभी उतना लिया है जितना की जरूरत है। कुछ प्लानेट है जो मैरिज के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है वीनस, नॉट ओनली फॉर मेल, फॉर फीमेल आल्सो। ओके, बिकॉज वीनस इज ऑल अट्रैक्शन इन मेल कुंडली एंड फीमेल कुंडली इन बोथ। ये ये कारक प्लानेट है सातवें घर का, मैरिटल हैप्पीनेस का है। वीनस शुड बी एकदम प्योर, वीनस के ऊपर देयर शुड बी नो एफ्लिक्शन। केपी के अंदर हम इस तरह की बातें नहीं करते हैं कि वीनस अस्त है
वीनस नीच का है ना। परंतु इसमें हम ये कह सकते हैं कि वीनस के ऊपर कोई बैड एस्पेक्ट है ना, बैड हिट पड़ रही है। ओके, या 6-8 बार ऐसे संबंध बना रहा है। ओके, तो वीनस उसका हम कह सकते हैं। तो इट इज फॉर सेक्सुअल प्लेजर, गवर्न इरोटिज्म। ओके, मार्स, मार्स इज एग्रेसिवनेस, मार्स इज ड्राइव। तो मार्स इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। दीज टू प्लैनेट आर वेरी इंपॉर्टेंट। पर ये ही दो प्लैनेट ऐसे हैं जो परवर्जन की तरफ भी ले जाते हैं, गलत कार्य की तरफ भी ले जाते हैं। और जो मॉरल करेक्टर या कहते हैं जिसको भी इंक्लिनेशन टूवर्ड्स लस्ट और अदर पार्टनर, वो भी इन्हीं प्लैनेट से आता है। ओके, और जुपिटर इज द प्लैनेट जो कि फीमेल हॉरोस्कोप में कुछ लोगों का मानना है कि वो हस्बैंड को रिप्रेजेंट करते हैं, सबका मानना नहीं है। ओके, देखो मैरिज की हम बात करेंगे। ओके, तो मैंने आपको दिखाया 7वां घर मैरिज का है। 7वां घर क्यों मैरिज का है? 7वां घर मैरिज का किस लिए है? 7वां घर मैरिज का हमारे शास्त्रकारों ने मैरिज का क्यों बनाया? रिलेशनशिप तो कहीं भी हो सकती है, संबंध कहीं भी बन सकता है, तो वो शादी थोड़ी होगी। शादी कहाँ हुई? जहां पर लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, ये तीनों कंडीशन फुलफिल होती है तो ये हमारे शास्त्रों में शादी मानी जाएगी। इस चीज को हमें बहुत ध्यान रखना है। ऑपोजिट सेक्स होना चाहिए। आजकल कुछ कंट्रीज में कहते हैं जी फीमेल फीमेल साथ रह रहे हैं, शादी मानी जाएगी। पर हमारी कुंडली के हिसाब से वो शादी नहीं है, अपोजिट सेक्स होना आवश्यक है। एंड दिस इज फॉर सेक्सुअल प्लेजर, लीगल कॉन्टेक्ट, इन तीनों के मिलने से ही शादी होगी। संबंध तो 5 और 8 से भी बनेंगे और 12 से भी बनेंगे। ओके, पर शादी उसी संबंध से होगी जिसमें 7 इंक्लूड होगा। दूसरा फैमिली ग्रोथ है। 11वां फुलफिलमेंट। 5वां घर अट्रैक्शन और रोमांस का, ये हम देख चुके हैं। 6ठा घर है सेपरेशन का, डाइवोर्स का, क्योंकि 7वें का 12वां है। विवाह का जल्दी ना होना, डिले होना, विवाह में धोखा होना, शारीरिक सुख में कमी, जो भी कुछ 7वें घर से आ रहा है सबका उल्टा 6ठे घर में है। ठीक? 8वां घर मैं बता चुका हूँ, लॉन्गेविटी ऑफ मैरिटल लाइफ भी है ये। और ये बेडरूम कंफर्ट। ओके, तो किसी कुंडली में प्रॉमिस देखना है शादी का तो कैसे देखेंगे? 7वें का सबलॉर्ड 2 से या 11 से कनेक्ट हो रहा है। 7 सबलॉर्ड इज सिग्निफाइंग 2, 7, 11। मतलब 7th का सबलॉर्ड 2, 7, 11 दे रहा है तो शादी होगी। चलिए अब मैं इसको आपको एक कुंडली में दिखाता हूँ, आप मुझे बताइएगा शादी है या नहीं। अभी मैंने सबको अनम्यूट किया है, अपना माइक म्यूट कर लीजिए। देखिए ये कुंडली है। अब हमें पता लगाना है कि इस नेटिव की शादी होगी या नहीं। तो क्या करेंगे, कोई मुझे बताए? सबसे पहले हम करेंगे 7th हाउस का सब लॉर्ड चेक करेंगे, यस और नो। कौन बताएगा इसकी शादी होगी या नहीं? उस प्लानेट, जो भी घटना हम देख रहे हैं उस घटना से संबंधित प्राइमरी हाउस का सब लॉर्ड विल टेल कि इसकी शादी होगी या नहीं। तो कौन सा घर बताएगा शादी होगी या नहीं?
7 7 सब लॉर्ड to 7 सब 7 लॉर्ड 11 सूर्य देखिए ऊपर प्लानेट उसकी पोजीशन है और नीचे है कस्प की पोजीशन। केपी के अंदर भाव को या हाउस को कस्प कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए और एक सेकंड दीजिए। यहाँ पर देखिए कस्प नंबर 7 लिखा है। सब मर्करी है। सूर्य कस्प नंबर 7 और इसके देखिए साइन डिग्री, यहाँ पे साइन लॉर्ड लिखा है, स्टार लॉर्ड और सब लॉर्ड। तो कस्प 7 के आगे देखिए सब लॉर्ड क्या लिखा है बताइए मुझे। मरकरी है सर। मर्क्यूरी लिखा है। तो मर्क्यूरी विल डिसाइड कि दिस नेटिव विल हैज अ प्रॉमिस ऑफ मैरिज और नॉट। तो सब लॉर्ड तो हमने लिख लिया मर्क्यूरी है। नाउ लेट अस सी मर्क्यूरी किन हाउसेस से संबंध बना रहा है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्लानेट में जाएंगे और प्लानेट में हम गए मर्क्यूरी के अंदर और मर्क्यूरी के देखिए हमने मर्क्यूरी को सेलेक्ट किया। मर्क्यूरी में भी आप ये देखिए साइन लॉर्ड, स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड और इस बाद में सिग्निफिकेटर लिखे हैं। तो मर्क्यूरी ये बंद कर लीजिए शेखर जी, बंद कर लीजिए अपना माइक। देखिए मर्क्यूरी के आगे मैंने आपको क्या कंडीशन बताई है शादी होने की और ना होने की। एक चीज बताइए मुझे, कोई कोई अगर बता सकता है। शादी कब होगी? जब 2711 में होगी सर। 2711 2711 को सिग्निफाई कर रहा है तो शादी होगी। कोई भी नंबर आ रहा है। ये गैलेक्सी 12 बंद कर लीजिए प्लीज। तो देखिए यहाँ पे कहीं 2 7 11 आ रहा है, 7 आ रहा है। 7 आ रहा है। तो शुभेंदु जो शादी होगी ये पक्का हो गया। ओके, नाउ वन मोर थिंग टेल मी। साथ में 5 आ रहा है। 5 किस चीज का कारक बताया था? 5वां घर अट्रैक्शन का, लव का। ओके, तो इसका क्या होगा? अफेयर जानकार से शादी होगी। अब क्या करते हैं, 5th का सब लॉर्ड भी एक बार चेक कर लेते हैं। 5th का लॉर्ड क्योंकि लव एंड रोमांस का है। तो 5वें का सब लॉर्ड भी इनका मरकरी ही है और मरकरी 7 दे रहा है। तो 7 इज गिविंग 5, 5 इज गिविंग 7 एंड इट इज आल्सो गिविंग 7। तो कैन वी से कि इस नेटिव की लव मैरिज होगी? कैन वी से इट कॉन्फिडेंटली? पक्का पक्का होगा सर। यस सर। और इस चीज को मैं आपको बताऊं, किसी भी एस्ट्रोलॉजी से सीख लो, ये चीज को बताने में कि आपका प्रेम विवाह होगा और पक्का होगा, सालों साल लग जाते हैं। और हमें कितना टाइम लगा बताने में? टेल मी हाउ मच टाइम इट टुक। लेस देन अ मिनट। तो एंड और आपको ये नंबर लग रहे हैं, आपको लग रहा है ये क्या नंबर है? ये नंबर साधारण नंबर नहीं है। ये नंबर ऐसे ही नहीं आ गए। ये नंबर अपने साथ लेके आए हैं कि इस प्लानेट कहाँ बैठा है, कहाँ का लॉर्ड है, कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है, वो नक्षत्र लॉर्ड किस हाउस में बैठा है, किस हाउस को वो ओन करता है। तो वो सारी समरी उसके आगे लिखी हुई है सिग्निफिकेटर्स के नंबर में। तो when you were selecting number 5 7 very quickly, those number were taken behind the scene। बहुत डीप नंबर वो लेके आते हैं। यू गेटिंग मी? देखिए एंगेजमेंट भी हम देख सकते हैं। अभी एंगेजमेंट भी हम देख सकते हैं, अभी इसके बारे में बात नहीं करूंगा। लव मैरिज हम लोगों ने डिस्कस कर ली। ये वाला एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया। 7th का सब लॉर्ड 5 2 7 11। ये सुनो, यस सर। डिनायल ऑफ मैरिज। देखिए यहाँ पर 7th का सब लॉर्ड जो सिग्निफाई कर रहा है 6 नंबर को, 1 नंबर को और 10 नंबर को। कोई भी सकारात्मक नंबर नहीं आ रहा। ये जातक की शादी नहीं होगी, डिनायल है। अदरवाइज otherwise in normal astrology one takes hell lot of a time to reach on the conclusion to say कि आपकी शादी नहीं होगी। ओके, देखिए रिजेक्शन इन मैरिज मैंने आपको बताया। 7th का सब लॉर्ड
6 और 10 दे रहा है, दोनों नकारात्मक नंबर है, 6 बहुत बड़ा नकारात्मक होता है, और साथ में 4 आ रहा है, ऐसे लोग बहुत रिजेक्ट होते हैं। ओके, तो ये रिजेक्शन का नंबर है, मैरिज लीडिंग टू डिनायल। ओके, गॉट इट। सर अगर पॉजिटिव नंबर भी हो और नेगेटिव नंबर भी हो, दोनों नंबर हो, तो फिर क्या कैसे डिनोट करें? देखिए उसकी शादी तो हो जाएगी, क्योंकि 7 आ रहा है तो 7 शादी तो कराएगा उसकी, परंतु 4 और 6 आने के कारण द पार्टनर विल नॉट हैव अ लाइकिंग ऑफ हिम और हर, शादी के बाद भी। 4 से क्या इशू आता है सर? क्या बोल रहे हो 4 से क्या दिक्कत आती है? भाई? 5वां नंबर अट्रैक्शन और लव का है ना, तो चौथा नंबर 5वें से 12वां है, वो जी जी एब्सेंस ऑफ लव है। तो जी अदर पार्टनर मे नॉट हैव द लाइकिंग फॉर द पर्सन। ओके, जी। सेवेंथ का CSL 2 7 11 दे ही ना, मान लीजिए 8 या 3, इस तरह की चीजें दे, जैसे दूसरे हाउसेस दे जो मैंने बताया कनेक्ट ना, ना कर रहे हो डायरेक्टली, तो सुनिए सुनिए, अभी अभी सुनिए, अभी भाई मैंने बताया ना, अभी चलने दीजिए। मैंने आपको बताया कि नकारात्मक नंबर आ रहे हैं तो शादी नहीं होती, और पॉजिटिव नंबर नहीं आ रहे हैं, बाकी नंबर आ रहे हैं, उसकी अगर शादी हो भी जाए तो शादी का सुख ना के बराबर होता है। देखिए मैरिटल डिसहार्मनी, देखिए अभी जो आप शेखर जी कह रहे थे वो ये देखिए, 1 6 10 8 12, अगर इस तरह के नंबर आ रहे हैं शादी में, 7 के साथ साथ ये नंबर भी आ रहे हैं, 6 10 8 12, शादी तो हो जाएगी, पर शादी के अंदर जो उनकी लाइफ है विल नॉट बी हारमोनियस, सुखी जीवन नहीं होगा, बस ना, तो उनकी जो है प्रॉब्लम शादी के अंदर अनबन उनकी चलती रहेगी। और जब देखिए 1 6 10 की स्ट्रॉन्ग दशा चलेगी तो सेपरेशन भी हो जाएगा, वो एक अलग विषय है। ओके, सर आप जिस एग्जाम्पल दिए थे, कोट कर रहे थे, उसी में भी वो लव मैरिज की थी, बट उसमें भी 12 दिख रहा था, तो उसका हाँ मतलब देख है वो रहा, सेपरेशन की। हाँ हाँ हाँ, वो भी देख सकते हैं, वेरी गुड। हाँ, पर अभी मुझे चलने दीजिए, आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा है, बट लेट बी प्रोसीड। अभी जिसका जो क्वेश्चन है सर बाद सर में पूछ लीजिएगा, सुनिए, अब अभी मैं क्वेश्चन बाद में लूंगा, अभी मत बोलिए प्लीज, फिर मैं आगे नहीं चल पाऊंगा, अभी बहुत सी चीजें आपको दिखानी है। कोई भी क्वेश्चन हो बाद में हम लेंगे, जरूर से लेंगे। ओके, डोंट वरी। सर 7 का सब लोड कैसे पता चलेगा? 7 का सब नोट तो अभी बताया था मेरा भाई, इतनी जल्दी भूल गए? देखिए एक बार बता रहा हूँ क्विकली, फिर आगे चलूंगा। ये चार्ट है, इस चार्ट के अंदर हम नीचे आए कस्प के अंदर, नीचे ये कस्प दिए हुए हैं, ये हाउस नंबर 7 है, हाउस नंबर 7 के आगे देखो सब लॉर्ड के नीचे कौन सा प्लानेट लिखा है। ठीक है, तो अगर शादी के लिए देख रहे हो तो कस्प नंबर 7 और सब लॉर्ड देख लो मरकरी। ओके, तो ऐसे सब लॉर्ड का पता लगाते हैं। क्लियर, चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए बस मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता देता हूँ, क्योंकि डाइवोर्स तो अपने आप में एक लंबा विषय है। ये जो 6 नंबर होता है, अगर 1 6, 6 नंबर का मतलब है जो स्पाउस है वो खुद डाइवोर्स सीख करेगा, हु विल सीक द डाइवोर्स, द पार्टनर विल सीक द डाइवोर्स। 12 नंबर आता है तो 12 नंबर का मतलब है नेटिव नेटिव हिमसेल्फ और हर सेल्फ विल सीक द डाइवोर्स। ओके, सेकंड मैरिज समझिए, सेकंड मैरिज होगी या नहीं होगी, इसके अंदर 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है। एक कंडीशन तो ये है कि दूसरे घर का जो सब लॉर्ड है, 7वें घर का सब लॉर्ड मरकरी होना चाहिए, ये मैं आपको एग्जाम्पल में भी दिखा देता हूँ। सेकंड मैरिज का एग्जाम्पल दिखा देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाए।
देखिए दूसरी शादी की कंडीशंस हैं और वो दोनों कंडीशन फुलफिल होंगे तो ही दूसरी शादी होगी। कंडीशन सुन लीजिए। कोई भी घटना जो मल्टीपल होती है, चाहे वो दो जॉब हो, दो जगह से सोर्स ऑफ इनकम हो, दो दो जगह से उसकी मतलब दो शादियां हो, चलो ये लगा लीजिए, तो मरकुरी एक द्विस्वभाव प्लानेट है, इसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सेवेंथ हाउस का जो सब लॉर्ड है वो या तो मरकुरी है या मरकुरी के साथ कनेक्टेड है। जब मैं कनेक्टेड कहता हूं तो उसका मतलब है कि जो सेवेंथ का सब लॉर्ड है वो या तो स्वयं मरकरी है या मरकरी के नक्षत्र में बैठा है, जैसे अश्लेषा में, ज्येष्ठा में, रेवती में, या फिर वो मरकरी के साथ कंजंक्शन है, युति बनाए, या मरकरी के द्वारा दृष्ट है, मतलब मरकरी के प्रभाव में। वो कंडीशन नंबर 1 है। दूसरी कंडीशन ये है कि वो या तो दूसरे घर को संबंध बना रहा हो, दूसरे घर को सिग्निफाई कर रहा हो, क्योंकि दूसरा घर शादी का है, दूसरी शादी का है, या फिर 11वें घर से। 11वां घर क्यों? 11वां घर भी लाभ का है। लाभ का मतलब खाली धन लाभ ही नहीं होता। 7वां घर क्योंकि शादी का है तो शादी में भी गेन कर देता है। 11वां घर नंबर ऑफ फ्रेंड्स का है, सोसाइटी का है, ग्रुप का है, क्लब का है। और 7वां घर हमने क्या बताया था? सेक्सुअल प्लेजर का भी है, तो उसमें भी वृद्धि कर देता है। तो 11वें घर का बहुत ज्यादा रोल होता है दूसरी शादी में, या फिर मल्टीपल रिलेशनशिप जिन लोगों की होती है उसमें 11वें घर का भी बहुत ज्यादा रोल है, क्योंकि 7वें घर की जो भी 7वें घर में वृद्धि कर देता है वो। और 11वें घर क्योंकि ग्रुप का भी है, बहुत सारे फ्रेंड सर्किल होते हैं, तो ऐसे लोगों के संबंध बनने लगते हैं, स्पेशली अगर उसमें वीनस भी कहीं पर आ जाए, है ना। वो एक अलग विषय। आज हम क्या बात कर रहे हैं? दूसरी शादी। तो सेवेंथ का सब लॉर्ड मरकरी है या मरकरी से कनेक्टेड है, और दूसरी कंडीशन वो दूसरे घर को या 11 को सिग्निफाई कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति की दूसरी शादी होगी। ओके। पर इंडिया में क्या कोई हर आदमी दूसरी शादी कर सकता है? नहीं, जब तक वो डाइवोर्स नहीं देगा। तो मैं वो अपने लोगों से बोलता हूँ कि उसकी शादी में उसका ये भी देखिए कुंडली में क्या डाइवोर्स भी है। डाइवोर्स भी है, क्योंकि जो भी आप प्रेडिक्शन करोगे देश काल पात्र से करोगे। इंडिया में हिंदू फैमिली में आप शादी में दूसरी शादी की बात कर रहे हो, लीगल शादी की बात कर रहे हो, तो जब तक पहला डाइवोर्स नहीं होगा दूसरी शादी नहीं कर सकते। किसी खास कंट्री में, किसी खास कम्युनिटी में एक शादी को होते हुए दूसरी शादी कर सकते हो, तो वहां पर अलग तक, वहां पे सीधा इससे बोल दोगे दूसरी शादी, है ना। तो देश काल पात्र देखना चाहिए, किस देश के लिए बात कर रहे हो, किस काल में हो, आपके सामने जो पात्र बैठा है वो कौन है, इन सबको देख के ज्योतिष को कॉमन सेंस और विजडम के साथ हमें अपना हमेशा बताना चाहिए। ओके। तो अब इस कुंडली में देखते हैं कि भाई इसकी दूसरी शादी है या नहीं। तो बताइए क्या क्या नियम लगेगा? सेवेंथ का सब लॉर्ड मरकरी या मरकरी से संबंध बनाए। तो देखिए सेवेंथ का सब लॉर्ड क्या है? मरकरी है। पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। और मरकरी में ऊपर जाके मैं देखता हूं तो मरकरी क्या नंबर दे रहा है? 11, 4, 12। देखिए 11 भी आ रहा है। ओके, तो दोनों दोनों कंडीशन ट्रू हो रही हैं। ओके, तो क्या है? इसकी दूसरी शादी इस व्यक्ति की थी। ओके। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि भाई हमारी दूसरी शादी होएगी, क्या वो सफल होगी या नहीं होगी। ओके। कुछ लोग डरे हुए होते हैं कि पहली शादी में तो बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, पता नहीं दूसरे में क्या होगा। स्पेशली फीमेल समटाइम दे if they are having very bad experience of the first marriage, they are very मतलब they are in sometime they are in trauma, दूसरी शादी में क्या होगा। तो दूसरी शादी के लिए जो प्राइमरी हाउस है वो दूसरा घर है। दूसरे घर का सब लॉर्ड अगर 2, 7, 11 दिखा रहा है
तो ऐसे लोगों की शादी दूसरी सुखद होगी। अगर दूसरे घर का सब लॉर्ड 6, 8, 12 दिखा रहा है तो दूसरी शादी भी में भी उसके प्रॉब्लम्स आएंगी। ओके, तो ये तो सामान्य शादी की हमारी जो हमने अभी बात करी। मल्टीपल मैरिज अभी नहीं बोल रहे हैं। देखिए, लव अफेयर होता है, कुछ लोग कहते हैं जी हमारी अफेयर है, इट विल मैटेरियलाइज और नॉट बिफोर मैरिज। इफ समवन इज आस्किंग कि माय दिस थिंग विल बी मैटेरियलाइज और नॉट, फिफ्थ का सब लॉर्ड अगर 7, 11 से संबंध बना रहा है तो मैटेरियलाइज होगा। फिफ्थ का सब लॉर्ड 7, 11 के साथ अगर छठा घर भी आ जाए तो सामने वाला विल लीव हिम और हर, सामने वाला विल डिच द पर्सन। 12 आ रहा है तो पर्सन खुद छोड़ देता है। 8 आ रहा है तो घर वाले शादी नहीं होने देते। ठीक है, अभी मेरे पास एक का फोन आया कि मैं आई एम इन, मतलब मेरा अफेयर है, आई वांट टू नो कि मेरी रिलेशनशिप लंबी चलेगी या नहीं, और विल इट बी सक्सेसफुल और नॉट। तो आई लुक एट हर कुंडली एंड आई सेड कि आप तो खुद ही छोड़ दोगे, वो क्या छोड़ेगा, तुम खुद ही छोड़ दोगे। तो कहती है कि मैं कैसे छोड़ दूंगी सर, क्या बात कर रहे हो आप, मैं तो छोड़ ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब बहुत लंबी लंबी बात करी कि मैं तो मतलब ही नहीं, छोड़ ही नहीं सकती। फिर 2, 3 महीने बाद फोन आता है कि सर वो तो ये हो गया, वो हो गया, दुनिया भर की कहानी सुना के कि मुझे छोड़ना पड़ रहा है रिलेशनशिप। मैंने कहा देखो, कहानी कुछ भी बन रही हो, कुछ भी कारण बन रहा हो, छोड़ तो तुम ही रहे हो, वो तो नहीं छोड़ रहा ना। हमने तो आपको उसी दिन बता दिया था 3 महीने पहले। ओके, तो अगर 12 आ रहा है तो नेटिव खुद छोड़ देता है। 12 शादी के बाद भी अगर यू वांट टू चेक हु विल सीक द डाइवोर्स, तो भी 12 विल टेल कि नेटिव हिमसेल्फ और हरसेल्फ विल सीक द डाइवोर्स, और बिफोर द मैरिज पर्सन हिमसेल्फ और हरसेल्फ विल कम आउट ऑफ द रिलेशनशिप। 6 आ रहा है तो अदर पर्सन विल गो आउट ऑफ द रिलेशनशिप। ओके, और फिफ्थ का सब लॉर्ड अगर 4, 10 दे रहा है तो उसका तो अफेयर चलेगा ही नहीं। है ना, वो उसका तो आप रिजेक्शन मानिए, क्योंकि 4 आ रहा है, 4 इज रिजेक्शन। स्ट्रेट अवे यू कैन से, आप इसको होरारी, इस तरह के प्रश्न का उत्तर आप होरारी से भी दे सकते हो। होरारी नंबर लीजिए 1 से 249 तक, क्रिएट अ चार्ट, ओके, एंड सी इफ द फिफ्थ सब लॉर्ड इज गिविंग 4, 10, जो भी उसका अफेयर होगा वो बिल्कुल कामयाब नहीं होने वाला है। देखिए, इस तरह की जो भी रिलेशनशिप है जो कि लिव इन है, इलिसिट रिलेशन है, अवैध संबंध है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, इसके अंदर 3 घर आते हैं कुल मिला के, आप यही समझ लीजिए। 12वां घर इज 12वां घर इज बैड प्लेजर, फिफ्थ हाउस इज अट्रैक्शन, एंड एट्थ हाउस इज यू कैन से सीक्रेट, सीक्रेट थिंग्स, कुछ भी चीज गोपनीय है। तो अट्रैक्शन है, गुप्त कार्य है, बेडरूम है, तो ये तीनों मिलके ऐसे लोगों के बहुत ज्यादा रिलेशनशिप बनती है। एक तो ये है, सबसे बड़ा फैक्टर तो ये है। दूसरा, अगर सेवेंथ का सब लॉर्ड मैंने आपको बताया 11 से संबंध बना रहा है, सेवेंथ का सब लॉर्ड अगर वीनस है या वीनस के नक्षत्र में है और 11 से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना रहा है लेवल 1 की, तो भी जो कनेक्शन है उसके आउटसाइड हो सकते हैं। ओके, तो 12th का सब लॉर्ड अगर किसी व्यक्ति की कुंडली के अंदर, देखिए 12th का सब लॉर्ड हमारा अगर 12th का सब लॉर्ड अगर 5 से कनेक्ट हो रहा है और 8 से हो रहा है तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, तो ऐसे लोगों की क्या होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल रहेगा। क्योंकि 7 हट गया, 7 क्या है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। यहाँ पे क्या जो रिलेशनशिप बन रही है, विदाउट कॉन्ट्रैक्ट बन रही है। ओके, या फिफ्थ का संबंध, फिफ्थ का कनेक्शन 8 से हो रहा है,
तो भी बिफोर मैरिज आफ्टर मैरिज है ना, देन आल्सो द वन पर्सन कैन हैव अ रिलेशन आउटसाइड द वेडलॉक। अगर शादी से पहले तो भी उसकी रिलेशनशिप हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से भी इसको देख सकते हो। और जैसे मैंने आपको बताया 11th का संबंध भी अगर 5 और 7 से हो जाता है तो भी जो भी उनके सर्कल में है वहां भी रिलेशनशिप बन जाती है। अगर ये कॉम्बिनेशन बन रहा है 5 8 12 वाला किसी भी तरीके से, और दशा भी ऐसी प्लैनेट की चल रही है विच आर कनेक्टेड टू और सिग्निफाइंग 5 8 और 12, मतलब एट ए टाइम ड्यूरिंग द दशा भुक्ति अंतरा, the dashas of the planet which are signifying 5 8 and 12, मतलब 5 8 12 activated है, that is the period when the person will have relations outside the wedlock। स्पेशली कुंडली के अंदर, अगर किसी भी कुंडली के अंदर मार्स और वीनस एक साथ बैठे हो, स्पेशली इन हाउस नंबर 2 7 11 एंड 12 एंड 8, 1 को भी ले सकते हो क्योंकि उसकी टेंडेंसी, उसका इंक्लिनेशन हो जाता है ना 1, तो 1 को आल्सो यू विल इंक्लूड। तो 1 2 5 7 8 11 12 में इफ मार्स एंड वीनस आर सिटिंग टुगेदर इन युति, और इवन इफ वीनस एंड मून आर सिटिंग टुगेदर और aspected, then and other than this relationship is also there, तो इसका आप कह सकते हो इसकी इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। मार्स वीनस के साथ सन और मार्स भी आ जाए, मून, है ना, तो इस तरह के जातक का तो आप क्या ही बोलोगे। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं। देखिए इतने सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आज के टाइम में एकदम से फोन करेंगे सीधा क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं। देखिए कॉमन क्वेश्चन जो पूछते हैं, विल आई गेट मैरिड, हाउ विल बी माई मैरिड लाइफ, विल माई लव अफेयर सक्सेसफुल, विल ही और शी डिच मी, विल माई एक्स कम बैक इन माई लाइफ, बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। डायरेक्शन एंड लोकेलिटी ऑफ द पार्टनर, एज डिफरेंस, विल आई गेट डाइवोर्स, जिस व्यक्ति को चाहते हैं उसका मॉरल कैरेक्टर कैसा है, इज ही और शी चेस्ट, ये भी पूछते लेते हैं। क्या मेरी दूसरी शादी होगी, क्या दूसरी शादी सफल होगी, क्या मेरे जो भी मेरा फ्रेंड है या मेरा हस्बैंड है जो भी है उसकी कोई रिलेशनशिप बाहर तो नहीं बन रही है, बिकॉज आई एम गेटिंग सस्पिशियस, है ना। तो शयन कक्ष की लाइफ कैसी होगी, और इसके अवैध संबंध तो नहीं है, पर्सन पर्सन की जो है ना स्ट्रेट है या होमोसेक्सुअलिटी है। इस तरह के बहुत तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने लिखे नहीं है। ओके, ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं विच आई हैव नॉट रिटन। तो देखिए ये एक टॉपिक है मैरिज एंड रिलेशन, जो कि अभी हम हमारा जो कोर्स शुरू हो रहा है केपी का, जिसके अंदर हम लेंगे मैरिज एज ए वन टॉपिक। अदरवाइज इस कोर्स के अंदर जो कि जिस कोर्स शुरू होने वाला है इसके अंदर सारे ही टॉपिक हम लोग लेंगे। ओके, मैरिज है, प्रोजनी संतान का है, एजुकेशन है, कैरियर है, ठीक है, एजुकेशन है, फॉरेन विजिट है, लिटिगेशन है, मुकदमेबाजी, है ना, डिजीज और जन्म लग्न शुद्धि, तो सब कुछ बहुत डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। और प्रश्न कुंडली भी इसके अंदर पढ़ेंगे, और बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट होता है और एकदम हम एडवांस तक हम इसमें जाते हैं। अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। कोर्स ये टेंटेटिवली 3 तारीख से शुरू होगा, कल मैं अनाउंस करूंगा। ओके, और फीस इसकी 16,350 है, और 1 साल का इसमें केपी स्टार 1 का सॉफ्टवेयर फ्री मिलेगा। अभी किसी का कोई भी प्रश्न हो तो पूछ सकता है।
हाँ जी, मैंने अब ओपन कर दिया है, किसी को प्रश्न पूछना होगा। सर प्लैनेट्स का उसमें क्या है, मतलब महत्व है? जैसे मान लीजिए सैटर्न या केतु दे रहे हैं सेवेंथ हाउस को 5 7 इस तरह के, तो प्लानेट का हाँ सर। देखिए, प्लानेट तो एक आपने बहुत ब्रॉड टर्म बोल दी। देखिए, जो सिग्निफिकेटर है, जो हाउस है, उसका सबलॉर्ड प्रॉमिस देखना है तो सबलॉर्ड बताएगा। सबलॉर्ड भी प्लानेट ही होता है। ओके, तो सबलॉर्ड विल टेल अबाउट द इवेंट विल हैपन और नॉट। ओके, बट जो उसके रिजल्ट मिलेंगे वो भी तो प्लानेट ही देंगे। तो ऑल द प्लानेट जो उन हाउसेस के साथ कनेक्टेड है, जब उनकी दशा भुक्ति अंतरा चलेगी उस पीरियड में उसको वो दशा मिलेगी। तो दोनों का रोल है। ओके, और जो दशा चलेगी उसके अंदर जो प्लानेट है, मुख्य रूप से जो रिजल्ट देगा नक्षत्र के देगा, लेवल 1 और 3 पे। स्वयं के भी रिजल्ट देता है लेवल 2 और 4 पे। काफी लोग ये लेके बता देते हैं कि खाली नक्षत्र के रिजल्ट देगा। ओके, वो नाड़ी का नियम है। पर आप अगर कृष्णमूर्ति जी की स्टडी करोगे और जो भी स्कॉलर है केपी के विद्वान पुराने, आप पाओगे कि प्लानेट मुख्य रूप से अपने नक्षत्र के रिजल्ट देता है, पर जहाँ पे स्वयं बैठा है, स्वयं जहाँ का लॉर्ड है वहां के रिजल्ट देगा, पर मुख्य रूप से नक्षत्र के देगा। ओके, जैसे नक्षत्र लॉर्ड जहाँ बैठा है वो लेवल 1 है। ओके, और प्लानेट स्वयं जहाँ बैठा है वो लेवल 2 है। वो रिजल्ट अच्छे होंगे बुरे, वो सब लॉर्ड बताएगा। ठीक है, तो ये एक जनरल, एक फंडामेंटल नियम है इसका केपी का। थैंक यू सर। अच्छा सर, ये एक चीज पूछना था कि जो बीटीआर होता है हम लोग का केपी हाँ एस्ट्रोलॉजी में, हाँ तो बीटीआर का जो है भी मेरे पास जो चार्ट्स आते हैं ना सर, बहुत बार बोलते हैं कि मेरे को जन्म जो है 7 PM से 8 PM का है, मतलब 1 1 घंटा डिफरेंस, तो उसमें बीटीआर हो सकता है क्या? हाँ, बिल्कुल 1 घंटे का, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। 1 घंटे का, पूरे दिन का हो सकते हो, पर जनरली 1 घंटे वाले लोग आते हैं। ऐसे भी लोग आते हैं कि मेरा जन्म सुबह को हुआ है, बस मुझे इतना पता है, मेरी माता जी ने बताया कि सुबह का टाइम था, मैं नाश्ता बना रही थी, और फिर मुझे एकदम से डॉक्टर के पास ले गए तेरे पिताजी, और जब आँख खुली तो हो गया था। बस इतनी इन्फॉर्मेशन होती है। तो अब उनकी सुबह क्या है, और नाश्ता कितने बजे करा उन्होंने, 7 बजे 8 बजे। ओके, तो ये आपके पास फिर 1 घंटे की, हम तुम्हारे पास 4 4 घंटे की भी विंडो हो जाती है कई बार, कि सुबह कह रहे हैं तो चलिए, गांव के अंदर तो सुबह 5:30 6 बजे हो जाती है, तो 6 से लेकर 10 तक 4 घंटे की विंडो हो गई। इसके अंदर हम लग्न शुद्धि कर सकते हैं, केपी के अंदर हम लग्न शुद्धि कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ओके सर। सर और एक क्वेश्चन है कि आपका जो अभी होरारी का कोर्स हुआ था ना, केपी हाँ होरारी का, हाँ वो मैं अटेंड कर नहीं पाया, तो क्या उसका वीडियोस मिल सकता है क्या, मतलब अवेलेबिलिटी है क्या, मतलब वीडियो कोर्स अवेलेबल है क्या कोई उसका, केपी होरारी? हाँ, बात कर लीजिएगा मेरे से फोन पे ओके सर। या व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ओके सर। हेलो और किसी का कोई प्रश्न है? सर, ये जो सॉफ्टवेयर सर, आप दिखा रहे थे, सॉफ्टवेयर फ्री वर्जन है या पेड है ये? ये तो पेड पेड है, पर कोर्स के साथ आपको फ्री मिलेगी, है ना। इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन होता है, 1650 रुपये ईयरली सब्सक्रिप्शन है। पर हमारी जो फीस है इसके अंदर ये आपको फ्री में मिलेगा। 1 ईयर का फ्री 1 ईयर, सब्सक्रिप्शन मिलेगा? 1 ईयर, यस यस। ओके। और कोई प्रश्न है? Denial of marriage. है जी। Denial of marriage. डिनल ऑफ मैरिज के लिए, इफ द सबलॉर्ड इज सिग्निफाइंग हाउस नंबर 1 6 and 10, No marriage. नो मैरिज, यस यस यस। 1 हाँ 6. सर, इसमें सर सेवेंथ हाउस में अगर राहु या केतु बैठे हुए हैं तो उसका तो फर्क नहीं पड़ेगा। केपी के अंदर जो इवेंट है वो सबलॉर्ड ही बताएगा। राहु और जो केतु बैठे हुए हैं वो तो 7th हाउस के सिग्निफिकेटर बन गए, उनके कार्यकाल में शादी हुई, अगर जी शादी का प्रॉमिस है। सर, उसमें मान लीजिए नंबर्स आ रहे हैं 5 6 7 8 और 10, देन उसमें 7 आ रहा है तो जो है वो शादी तो होगी। बिल्कुल 6 और 8 भी आ रहा है और बिल्कुल। 10 भी आ रहा है। हाँ,
तो इसका जब मतलब हाँ क्या ब्रेक हो जाएगी? देखिए, ब्रेक जब होती है जब उसके ज्यादातर प्लानेट 6, 8, 10 से कनेक्टेड है, या जब उसकी ऐसी दशा एक साथ चल पड़ी जो कि 1, 6, 10 के सिग्निफिकेटर है, तो वो पीरियड उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है, उसमें सेपरेशन हो जाता है 1, 6, 10 की दशा में। अच्छा। साथ ने शादी तो करा दी, पर जब उसका 1, 6, 10 चलेगा उस पीरियड के अंदर उसको डाइवोर्स मिल जाता है। ये सर इसके लिए डाइवोर्स के लिए जो है वो 12वां घर होना मतलब क्या मस्ट है? मस्ट नहीं है, देखिए अगर बार बार आए तो 12वें में नेटिव खुद डाइवोर्स लेता है। ओके। 6 आ रहा है तो फिर सामने वाला डाइवोर्स के लिए अप्लाई करता है, सामने वाला इज इंटरेस्टेड। ओके। ओके। हाँ जी। सर आपका सॉफ्टवेयर फोन में यूज कर सकते हैं? नहीं नहीं, ये इस पे चलेगा खाली लैपटॉप पे। अच्छा सर, और एक छोटा क्वेश्चन है कि ये जो प्रश्न कुंडली का रिलेटेड है कि प्रश्न कुंडली में सपोज कोई ये इवेंट देखना है, जैसे हाँ मैरिज का इवेंट देखना है, कब हाँ शादी होगी या मतलब कोई भी इवेंट, अभी हाँ दशा अंतरदशा हम लोग का नॉर्मल बर्थ चार्ट में होता है ना, हाँ, तो केपी का जो प्रश्न कुंडली होगा उसमें भी दशा सब रहेगा, तो उससे हम लोग निकाल सकते हैं क्या बिल्कुल डायरेक्ट? बिल्कुल बिल्कुल, पर वो उसी प्रश्न के लिए, जिस प्रश्न के लिए आपने कुंडली बनाई है, उसी उसी प्रश्न के लिए आप उस प्रश्न कुंडली की दशा भुक्ति अंतरा यूज कर सकते हो नेटल चार्ट की तरह। अच्छा, वो लिमिटेड टू दैट क्वेश्चन है? हाँ इट इज, ओके प्रश्न कुंडली इज ओनली फॉर वन क्वेश्चन। ओके सर। If you want to answer the another question of the same queries, then you will have to take the another seed number and you will have to raise another Prashna Kundli. ओके सर, गॉट इट सर, थैंक यू सर। What about horary and the original Kundali? KP horary. What you want to know? What about? What do you mean? What about? Whether you have told that denial of marriage. If you put 1 in 249 number, whether it come true? Yes. If person is not having his natal chart, then you can take the seed number and raise the Kundali. Okay. Then answering the same question using the horary, there are some more things we have to consider, like the sublorder is retro or not, the sublord is posited in a nakshatra lord, that nakshatra lord is retro or not. Okay. So when you answer the question by horary, there are some more consideration to answer the question. Okay. So normal rules which we are applied in natal, that are also has to be applied. Other than that, we have to see the retrogression of the sub. ये बंद करिए भाई, किसकी किसकी वॉइस है, ये बंद कर लीजिए। सुनिए, मैं बंद कर रहा हूँ माइक। चलिए, अब किसी को पूछना है तो हैंड रेज कर दीजिए, अदरवाइज ओके, आई एम ओके। चलिए, या ओम तिवारी जी अनम्यूट कर लीजिए। सर आपने कहा जो 3 तारीख से कोर्स के बारे में, इसका कुछ और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें बताई जाने वाली हैं? देखिए देखिए क्या ये हाँ, मैं बता देता हूँ, जितना भी बता सकता हूँ। देखिए, जो मुख्य रूप से तो केपी क्या है, केपी फंडामेंटल है। केपी की आप रूलिंग प्लैनेट क्या होते हैं, हाउस सिग्निफिकेटर है, प्लैनेट सिग्निफिकेटर्स क्या होते हैं। ओके, ये सब हम समझेंगे। कस्पल चार्ट के बारे में हम लोग समझेंगे, और जितने भी हमारी ये सब्जेक्ट्स हैं, जैसे शादी है, जितने भी इवेंट होते हैं, शादी है, प्रोजनी है, एजुकेशन है, कैरियर है, जो 12 हाउसेज है, फॉरेन कंट्री है, लिटिगेशन है, ये सब का इवेंट होगा या नहीं होगा, फिर उनकी टाइमिंग कब है। ओके, दशा भुक्ति अंतरा कैसे निकालते हैं, ये घटना किस काल में होगी, देन उसके ऊपर हम ट्रांजिट कैसे अप्लाई करेंगे। जैसे आपने कहा कि शादी होगी इस दशा भुक्ति अंतरा में, अब वो दशा भुक्ति अंतरा चल रही है,
जुलाई 24 से लेके मान लो नवंबर 24 तक। ओके, एंड वी वांट टू नो कि विच मंथ एंड विच डे, दैट आल्सो वी कैन नो बाय यूजिंग द ट्रांजिट। ओके, या कोई कहता है जी मुझे अमेरिका जाना है, आपने कहा ठीक है यू कैन गो, बट दैट जेंटलमैन वांट टू गो बिफोर से 15 अक्टूबर, क्योंकि 15 अक्टूबर से पहले उसको किसी कोई कॉलेज ज्वाइन करना है। ओके, तो हम ट्रांजिट लगा के वो पता कर सकते हैं। फिर जन्म लगन शुद्धि के बारे में पता करेंगे, पूर्व निर्धारित घटनाओं के बारे में समझेंगे। जैसे कि कोई इस तरह का प्रश्न पूछता है कि मेरी वाइफ या मेरा हस्बैंड बॉम्बे से चले हुए हैं, 11 बजे आने थे, अभी फोन लगा रहे हैं लग नहीं रहा है, अभी तक आए नहीं है, कितने बजे तक आएंगे? ठीक है, या मेरे आज शाम को ये गेस्ट आने वाले हैं, अभी तक आए नहीं, मेरा ये चीज खराब हो गई है और ये बहुत जरूरी है, शाम तक कितने बजे तक ठीक होगी। तो इस तरह का कोई भी, इसको कहते हैं पूर्व निर्धारित घटनाएं। ये भी कैसे हम आंसर करते हैं, जन्म लगन शुद्धि कैसे करते हैं। ओके, अगर होरारी के द्वारा अगर कोई भी प्रश्न का उत्तर देना, वो हम कैसे दे सकते हैं। ओके, तो इस तरह की जो मुख्य मुख्य बातें वो मैंने आपको बताई। ओके, जी सर। हाँ काली कृष्णा जी बताइए। यस काली, काली जी बताइए। हाँ सर, एक केपी न्यूमरोलॉजी रिलेटेड एक डाउट था सर, कि जो आप, मैं सर बहुत बार लगाता हूँ उसको, लेकिन बार बार मतलब मेरे को रिजल्ट नहीं मिला है सर। तो उसमें लगना स्टार लॉर्ड कंपल्सरी लेते हैं क्या? एलएसआरडी में लगना स्टार लॉर्ड का भी लेते हैं कि उसको नहीं लेते हैं? मतलब 5 लेवल्स में करते हैं कि 4 लेवल्स में करते हैं सर? देखिए सब लॉर्ड भी क्वेश्चन के ऊपर है, सब लॉर्ड भी ले लेना चाहिए। अच्छा। देखिए सुरेश सुहासने जी तो लेते नहीं थे सुरेश सुहासने जी तो एलएसआरडी लगाते थे, सब लॉर्ड नहीं लेते थे, है ना। ओके ओके ओके, ओके। हाँ सर ये कवर करेंगे कोर्स में? ये केपी न्यूमरोलॉजी भी कवर होगा? देखिए मैं करता तो नहीं हूँ ये तो नहीं मैं करता हूँ इसमें, अच्छा अच्छा। पर मैं ओके। एक बार अलग से कोर्स कराता था 4 स्टेप थ्योरी। तो 4 अच्छा। स्टेप थ्योरी के साथ मैं इसको भी क्लब कर देता था, रूलिंग प्लानट है न्यूमरोलॉजी। ओके ओके सर। ओके, तो देखूंगा, देखता हूँ, एक लेक्चर ले लूंगा, देख लूंगा, एक लेक्चर में हो जाएगा वैसे तो। आई विल सी, आई एम नॉट प्रॉमिसिंग बट आई विल सी, आई विल ट्राई टू अकोमोडेट 1 लेक्चर। होरारी कवर होगा इसमें, ये कोर्स में ना? हाँ होरा रिकवर होगा, यस 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 होरारी cover। यस ओके यस। सर। एनी, सर आप म्यूट में चले गए सर। हेलो सर। हाँ 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 शेखर जी। सर अगर कोई प्लेनेट मतलब लॉर्ड नक्षत्र लॉर्ड रेट्रो है या रेट्रो प्लेनेट आ रहा है कस्पल सब लॉर्ड ही सेवेंथ का, तो उसका कोई खास फर्क पड़ता है सर? देखिए अगर नेटर चार्ट से देख रहे हो और नक्षत्र लॉर्ड अगर किसी प्लानेट का रेट्रो है, तो जब दशा भुक्ति अंतराल लेते हैं तो उस टाइम उस प्लानेट को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उस वो ना उस टाइम पर वो इवेंट होता नहीं है। ओके, पर वही चीज हम अगर प्रश्न कुंडली से देखेंगे, और प्रश्न कुंडली में जो प्राइमरी हाउस का सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड अगर रेट्रो है, तो अक्सर उस घटना का आंसर नेगेटिव में आता है, स्पेशली अगर नक्षत्र लॉर्ड सब लॉर्ड दोनों नेगेटिव हो। Okay, मतलब नक्षत्र लॉर्ड को छोड़कर सब लॉर्ड की केवल बात करेंगे उस पीरियड में चार्ट में। नहीं क्वेश्चन क्या है, इसके बहुत सारे सिनेरियो होते हैं, सब लॉर्ड भी रेट्रो है, नक्षत्र लॉर्ड भी रेट्रो है, सब लॉर्ड रेट्रो नहीं है, नक्षत्र लॉर्ड रेट्रो है, सब लॉर्ड रेट्रो है, नक्षत्र लॉर्ड रेट्रो नहीं है। तो सबका अलग अलग इंटरप्रिटेशन होता है, और फिर होरारी में अलग मतलब तरीके से हमें होता है। तो इसका इसका जनरलाइज तो चीज मैं हमें बता रहा हूँ, जनरलाइज समझ लीजिए। जनरलाइज ये है कि अगर नेटर चार्ट में देख रहे हैं तो ऐसा सिग्निफिकेटर जो डीबीए में आ रहा है और उसका नक्षत्र लॉर्ड रेट्रो है, तो उसको स्किप कर दीजिए।
ठीक है। ओके सर। और होरारी के अंदर, प्रश्न कुंडली के अंदर, अगर उस प्राइमरी हाउस के सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड रेट्रो है, सब लॉर्ड भी रेट्रो है, तो उस प्रश्न का उत्तर नेगेटिव में हो जाता है। मतलब सब लॉर्ड को तो कंसीडर करेंगे ना, नक्षत्र लॉर्ड को नहीं करेंगे क्योंकि वो रेट्रो है इसमें। दोनों को करेंगे, दोनों को। बोथ आर ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, दोनों का अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, दोनों का अलग अलग इंटरप्रिटेशन है। सब लॉर्ड अगर रेट्रो है तो घटना को डिले कर देगा। घटना विल हैपन व्हेन द सब लॉर्ड विल बिकम डायरेक्ट एंड कम एट द सेम डिग्री व्हेन द क्वेश्चन वाज जज्ड। ओके। हाँ सर। पर जो नक्षत्र लॉर्ड रेट्रो है वो जनरली क्या करता है, उसका रोल वो या तो वो डिनाई करता है अगर सब लॉर्ड भी रेट्रो है, और अगर सब लॉर्ड डायरेक्ट है तो उस केस के अंदर उस वाले नक्षत्र लॉर्ड को, अगर वो डीबीए के अंदर आ रहा है, उसको छोड़ देना चाहिए। हाँ सर, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन और किसी का? हाँ, चलिए ठीक है फिर, ठीक है। ओके, तो हमारा कोर्स ये 3 तारीख से शुरू हो रहा है, और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप नंबर सबके पास है। ओके, जिसको भी जो भी हू एवर इज इंटरेस्टेड और उनकी कोई भी क्वेरी है वो मेरे से बात कर सकता है और मुझको व्हाट्सएप कर सकता है। इसके साथ मैं आज का समाप्त करता हूँ, और सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है कोर्स को अटेंड, वेबिनार को अटेंड करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।